जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल पॉलिसी की। और एनवायरमेंट पॉलिसी से पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज पॉलिसी। पॉलिसी होती क्या है? पॉलिसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है या गवर्नमेंट बनाती है। और पॉलिसी जो है बेसिकली वो बताती है कि आगे फ्यूचर में आपने क्या डिसीजन लेने हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इन्वायरमेंट की पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, डेवलपमेंट की पॉलिसी होती है। सो इट्स अ बेसिकली प्रिंसिपल स्टेटमेंट, और ये होती है जो गाइड करती है आगे। इट्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग स्टेटमेंट। ठीक है। सो ये गाइडिंग हमारे पास होती है स्टेटमेंट जो गाइड करती है, और इसकी रोशनी में फिर आगे फर्दर जो भी आप करते हैं वो इसकी रोशनी में की जाती है। सो इस वक्त जो हम बात करेंगे आज जो वो है एनवायरमेंट पॉलिसी की। इट्स अ स्टेटमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और सच एज पब्लिक सच और गवर्नमेंट और प्राइवेट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जैसे की तरफ से स्टेटमेंट है जो कि गवर्नमेंट भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, और प्राइवेट भी हो सकती है, यानी इदारा सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ऑफ इट्स इंटेंशन एंड प्रिंसिपल इन रिलेशन टू इट्स ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, जो कि उसके ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के हवाले से होता है। एनवायरमेंटल पॉलिसी प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एंड फॉर सेटिंग ऑफ इट्स एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। एनवायरमेंट पॉलिसी जो है वो सेट करती है एनवायरमेंट के टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो एनवायरमेंट की क्योंकि पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज फोकस विद एनवायरमेंट। और गवर्नमेंट का इदारा भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, मैंने बताया। सो कोई भी इदारा जो है उसकी पॉलिसी हो सकती है एनवायरमेंट के हवाले से, वो डेवलप कर सकता है पॉलिसी जो गाइड करेगी, और फर्दर जो भी वो एक्टिविटीज होगी, एक्शंस लेंगे, वो इसकी रोशनी में दी जाती है। ठीक है। इट्स अ स्टेटमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एंड फॉर सेटिंग ऑफ इट्स एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स। जो टारगेट सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, वो उसकी रोशनी में की जाती है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी डेवलपमेंट, इसके जो हमारे पास चार प्रिंसिपल्स हैं मेजर जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट पॉलिसी के हवाले से। पहला है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सेकंड इज एनवायरमेंटल जस्टिस, थर्ड इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड द फोर्थ इज द polluter pays principle. So let us see one by one. Precautionary principle states that prevention anticipatory measures should be taken when an activity raises threats to harm to environment, wildlife, human health, even if some cause and effect are not fully established. अगर याद हो तो हमने जब क्लाइमेट चेंज पढ़ा था उसमें भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को हमने देखा था। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें पहले ही से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बनस्पत इसके कि जब कोई नुकसान हो जाए, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें पहले से स्टेप्स को लेना चाहिए। और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये चीज़ है कि अगर अभी तक कोई हमें, सही बात है, आखिरी लाइन जो है ना, इफ सम कॉज एंड इफेक्ट आर नॉट फुली एस्टेब्लिश येट, या अगर साइंटिफिकली फुल कोई चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हुई, तो अगर वो नुकसानदेह है और वो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, तो हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप उस पर स्टेप्स उठाएं। ये नहीं कि अभी क्योंकि उस पर मजीद उस तरह से हमारे पास 100% प्रूफ नहीं आ रहा और 100% हमारे पास उस पर जो हमारे पास रिजल्ट हैं वो नहीं आ रहे, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि वी शुड बी प्रिकॉशनरी एंड वी शुड टेक स्टेप्स इवन इफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर नॉट फुली एस्टैब्लिश्ड। ओके। वही बात है जो वहाँ क्लाइमेट चेंज पर मैंने बात की थी कि वहाँ पे भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई किया जाता है। कि बहुत से लोग जो हैं वो क्लाइमेट चेंज साइंस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो एनवायरमेंट पॉलिसी जब बनती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई चीज़ें और कॉज एंड इफेक्ट उसका सही तरह से एस्टैब्लिश अगर नहीं भी होता, लेकिन अगर वो हार्मफुल है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के मुताबिक यू हैव टू टेक स्टेप्स। ओके। Second is environmental justice. The concept of environmental justice denotes the equal treatment of all people in society, irrespective of their racial background, country of origin, and socioeconomic status. Environmental justice कहता है जो है जो इसका प्रिंसिपल है, या जो हम बात करें अपनी रोल ऑफ इसके हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, तो उसमें जो हमारे पास एनवायरमेंटल जस्टिस है वो है कि सब लोगों के ट्रीटमेंट जो है वो बराबर होगा, विदाउट एनी रेशल और बैकग्राउंड और कंट्री ऑफ ओरिजिन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। किसी भी रंग नस्ल की वजह से नहीं, किसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से नहीं, बल्कि वो बराबरी की सतह पे होगा। तो उनके एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरमेंटल जस्टिस जो है वो यही है कि एनवायरनमेंट सबका है, इट्स आवर म्यूचुअल और कंबाइंड रिसोर्स। तो किसी एक का नहीं है। जब हम काम करेंगे तो हमें सबके लिए करनी चाहिए, और विदाउट एनी irrespective of any background, country, or socio-economic status. Environmental sustainability, we already have studied this many times. It's a goal of environmental policy, in fact, a goal of हम environment science की जब बात करते हैं वहाँ पे भी, और in fact that is where we all want to go. और हर जो कोई भी है वो sustainability की बात करता है. So it's a goal of environmental policy, environmental sustainability adhere to the philosophical viewpoint that a strong and just wealthy society can be consistent with clean environment, healthy ecosystem and a beautiful planet. यानी एक अच्छी सोसाइटी जो है
वो हो सकती है अच्छी डेवलप्ड सोसाइटी जो है, इट कैन बी कंसिस्टेंट विद अ क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थी इकोसिस्टम एंड गुड प्लैनेट, अगर हम सही तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, साफ सुथरा आबो हवा, साफ सुथरा एटमोसफेयर, हेल्दी इकोसिस्टम और ब्यूटीफुल प्लैनेट बना सकते हैं along with our development. And the last is the polluter pays principle. The polluter pays principle means that the polluter should be bear expensive of carrying out the pollution prevention and control measures. और ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी पोल्यूशन क्रिएट करता है उसी को पैसे देने होते हैं उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर उसकी जिम्मेदारी है, ही शुड पे what the pollution he has created. अगर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इदारा है जिसने पोल्यूशन क्रिएट की है कोई, तो वो पे करे उस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और मिटिगेट मेजर जो भी उठाए जाएं वो उसके लिए फिर स्टेप्स भी उठाए, ठीक है, टू इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट इज दैट एक्सेप्टेबल स्टेट. सो ये चार हमने जो थे प्रिंसिपल्स पॉलिसी के देखी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और मैंने चारों को एक्सप्लेन भी कर दिया बहुत इजीली. लेट अस सी. सो दिस इज पॉलिसी साइकिल एजेंडा सेटिंग. आप देखें पॉलिसी डेफिनेशन फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं कि क्यों चाहिए बनाते हैं, फिर पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी पॉलिसी डेफिनेशन फॉर्मुलेशन क्यों चाहिए, किस रीजन की वजह से हम पॉलिसी बना रहे हैं, एजेंडा सेट करते हैं, पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाती है और असेस प्रोसेस होता है, और उसके बाद दिस इज हाउ द पॉलिसी साइकिल कंप्लीट्स. यानी इंप्लीमेंटेशन के बाद हम देखते हैं कितनी हद तक हम पॉलिसी पे अमल दरामद हुआ और अब फर्दर हमें मजीद क्या चेंज करने की जरूरत है, कितना अपग्रेड करने की जरूरत है, तो ये अपग्रेड भी करते रहते हैं पॉलिसी को आप. लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमारे पास पॉलिसी आर एस्टैब्लिश्ड एज वेल. हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिसीज का, वो इम्प्लीमेंटेशन का आता है. Although many policies are established, but the problem comes with the implementation. Many of the policies that are established but they are not implemented. So हमें उस पर देखना है, काम करना है, तो we should also implement the policy. हम जो भी बात करेंगे वो establishment तक बात करेंगे, कैसे बनती है और क्या बैकग्राउंड चीजें होती हैं पॉलिसी के हवाले से. Relationship of risk assessment to the policy process. Risk assessment is very important. It's closely aligned with the policy process through the balancing of economic and other costs with health and societal benefits that may occur through specific policy alternatives. ठीक है. So risk assessment जो है वो पॉलिसी के प्रोसेस के साथ अलाइन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिक और जो बाकी कॉस्ट हैं वो भी बैलेंस हो, क्योंकि आपको रिस्क लेने पड़ते हैं. इफ यू वांट टू वर्क फॉर योर कंट्री, इफ यू वांट टू वर्क फॉर एनवायरनमेंट, आपको कुछ चाहिए जगहों पे आपको यू हैव टू टेक अप सर्टेन रिस्क. So you have to balance with the balancing the economy with other costs like health and social benefits that may occur through specific alternative policy alternatives. देखने पड़ते हैं कि हमारे पास alternatives होने चाहिए. मिसाल के तौर पे अभी अगर हम बात की जाए तो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी डेवलप की थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थी. So, उस हवाले से काफी रिस्क था कि क्या वो कामयाब होगी या नहीं होगी. हमारे पास ऑलरेडी बिजली का मसला है, हमारे पास इतनी बिजली पैदा नहीं हो रही, तो हम अगर लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और तो क्या वो कामयाब होंगी. तो मतलब मिसाल के तौर पे वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है. जस्ट टू गिव यू एग्जांपल हियर. So the link between hazard, risk, impact, and social cost. So these are very important definitions. Hazard, risk, impact, and social cost. यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो केमिकल प्रॉपर्टीज की है, उसके रिस्क हैं, इम्पैक्ट्स हैं, सोशल कॉस्ट है. मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ स्मोक की. अगर हम बात करें स्मोक की तो देखें स्मोक हैजर्ड है, अगेन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसके नुकसान हैं, रिस्क हैं. अगर आप स्मोक में जाएंगे तो चूंकि विजिबिलिटी नहीं होती तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, रिस्क है. इफ यू गो आउट इन द स्मोक, इफ यू ड्राइव इन द स्मोक. इम्पैक्ट्स क्या है कि उसके आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं, लोग बीमार होते हैं, इरिटेशन होती है, सांस में लेने में प्रॉब्लम होती है, सो एंड सो फोर्थ, उसके इम्पैक्ट्स हैं. और सोशल कॉस्ट क्या है, उसके नतीजे में जो है आपके पास आपका, अगर हम बात करें सोसाइटी एज होल सफर करती है. छुट्टियां हो गई थी स्मोक के नतीजे में, ठीक है. सोशल कॉस्ट क्या थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद करने पड़े थे, बच्चों को जो है उनकी तालीम का खर्च हुआ था, तो सोशल कॉस्ट दे हैड टू पे. ओके, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हैजर्ड, रिस्क, इम्पैक्ट और सोशल कॉस्ट. ये और जगह भी हम यूज करते हैं, जब हम एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट पढ़ते हैं वहां पे भी जिक्र होता है इसका. सो ये चीजें हैं, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, ये डेफिनेशंस हैं, ये वर्ड्स हैं जो यूज की जाती हैं कि हैजर्ड्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं, इम्पैक्ट और फिर फाइनली उसकी सोशल कॉस्ट है. मैंने स्मोक की एग्जांपल दे दी है इस हवाले से. Risk management, the process of risk management involves that operation of steps to eliminate identified risk or lower them acceptable level. रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाए या उनको कम से कम मिनिमाइज जितना हो सके किया जाए. ऑफन एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी दैट हैज टेकन इनटू अकाउंट इनपुट फ्रॉम द पब्लिक. जो भी गवर्नमेंट इदारा होता है वो देखता है कि कितने रिस्क हैं हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के, कौन कौन से हम किस तरह से कम किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या हमें
पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेंगी और फिर क्या उसके नतीजे में आगे हमें फर्दर एक्शन लेने पड़ेंगे. सो दैट इज पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. लाइसेंसिंग लॉज होते हैं, डेवलप करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग लॉज होते हैं, कंट्रोल ओरिएंटेड मेजर्स होती हैं, मॉनिटरिंग होती हैं. तो ये बेसिकली डेवलपमेंट की जाती है कि किस तरह से रिस्क को कम किया जाए. लाइसेंसिंग लॉज में लाइसेंस होते हैं, वो इशू करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे कि अगर आपने कोई भी फैक्ट्री लगानी है किसी एरिया में तो यू नीड टू गेट अ क्लियरेंस फॉर दैट. ओके, स्टैंडर्ड सेटिंग होती है, हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं. एनईक्यू नेशनल एनवायरमेंट एंड नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान की हैं, वो डेवलप की जाते हैं. कंट्रोल मेजर्स होती हैं, मॉनिटरिंग होती है. सो रिस्क को कम से कम किया जाता है. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरमेंट पॉलिसी. और मैं आपको बता दूं कि एनवायरमेंट पॉलिसी की सबसे अच्छी चीज होती है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसे ईआईए भी कहते हैं. और अब ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है उसके लिए ये बहुत जरूरी है उसकी आप ये स्टडी करवाएं. दिस इज अ स्टडी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ स्टडी. कोई भी आपने सड़क बनानी है, सोसाइटी बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, प्लांट लगाना है, कुछ भी आपने करना है तो यू नीड टू हैव एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी ईआईए से कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है. उसके बगैर बल्कि जो एनवायरमेंट आपके पास डिपार्टमेंट है ईपीडी या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वहां से आपको एनओसी लेना पड़ता है. और वो एनओसी ये होता है कि यू हैव टू सबमिट एन एनवायरमेंटल असेसमेंट. आपको इम्पैक्ट असेसमेंट बतानी पड़ती है कि आपका जो भी आप लगा रहे हैं फैक्ट्री, प्लांट, पावर प्लांट, कुछ भी, उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और उसकी क्या असेसमेंट आपने की है और क्या मिटिगेशन मेजर्स दिए हैं. Process that reviews the potential impact of anthropogenic activity with respect to its environmental consequences. तो हम ये आगे इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो ईआईए के ऊपर बकायदा मैं डिटेल में बात करूंगा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और ईआईए हर जगह अब तो बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है. ईआईए के अप्रूवल के बगैर ईआईए बहुत जरूरी है. आपको कोई भी आप प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते. हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट अगेन रिलेटेड विद दिस. हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है और एक ऐसा ये भी होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होती है. इसी के साथ होता है जिसमें आप सोशल इम्पैक्ट्स को देखते हैं. वो ईआईए के अंदर उसका कंपोनेंट है, ईआईए के साथ होता है कंपोनेंट उसका, लिहाजा से वो भी स्टडी किया जाता है. और हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ पॉलिसी. ये भी देखा जाता है कि जो पॉलिसी हम डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट, इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं. एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट में इंक्लूड हेल्थ लार्ज डैम, आप जैसे बड़े डैम्स बनाते हैं क्या इफेक्ट होता है उसका. माइंस बनती हैं, पावर प्लांट्स बनते हैं देहातों में, जब आप या किसी एरिया में पावर प्लांट बनते हैं तो बिजली गुजरती है, उसका क्या वहाँ पे ओजोन डेवलप होती है, तो क्या हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, एयरपोर्ट्स जो हैं उससे क्या फर्क पड़ता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, उस एरिया की. ठीक है, डेवलपमेंट कॉरिडोर्स जो डेवलप होते हैं, अर्बन डेवलपमेंट जब की जाती है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टडी की जाती हैं. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पॉलिसी. जब आप देखते हैं उसमें ये चीजें आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं. ये इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज हैं. अगर हम बात करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद नेशनल ईपीए है, ये यूएसए की एग्जांपल है, स्टेट्स हैं. पाकिस्तान में भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही है कि हमारे पास ईपीए है और ईपीए के बाद फिर हमारे पास चारों प्रोविंसेस हैं. उन चारों प्रोविंसेस के अंदर हमारे पास प्रोविजनल ईपीएज हैं और उन ईपीएस के अंदर जो है वो फर्दर फिर डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास है. और वो फिर फर्दर नीचे जो है एयर क्वालिटी को भी मॉनिटर करते हैं, वाटर क्वालिटी को भी मॉनिटर करते हैं. हमारे पास फिर इदारे हैं नीचे जो देखते हैं पाकिस्तान के एनईक्यूज, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमारे हैं उनको देखा जाता है. ठीक है, ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका बकायदा उसे स्टैंप भी लगती है. कई अब जो कंपनीज हैं वो डेवलप करती हैं तो कहते हैं जी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो वो भी ये इसके अंडर होते हैं. रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो बेसिकली अंडर आती हैं ईपीए और वो देखती हैं डिफरेंट. तो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ठीक है, दिस वाज एग्जांपल ऑफ जस्ट यूएसए. So World Health Organization, the major organization है in the world, which is responsible for environmental health at global level, provides leadership in minimizing adverse environmental health outcomes associated with pollution, industrial development and related. और ये सब चीजों को देखती है और उस पर बात करती है. ठीक है जी, तो मैं बात कर रहा था, it provide leadership in minimizing adverse environmental health outcomes associated with pollution, industrial development and related issues. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो दुनिया में डेवलप हुई सबसे पहले वो यूएसए में हुई थी. In 1970, the White House and Congress established the EPA, Environmental Protection Agency, in response to the growing public demand for clean water, air and land. अगर आपको याद हो तो ये सब स्टार्ट हुआ है आफ्टर 1960. साइलेंट स्प्रिंग जो किताब लिखी थी रेचल कार्सन ने, उसके बाद एनवायरमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई और उसके बाद 1960-70 में ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डेवलप हुई. इससे पहले जो था वो 1969 में नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, नीपा जिसे कहा जाता है, और वो भी अभी मैं बात करूंगा उसकी. और फिर पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में लॉज आए
तो ये यूएस में डेवलप हुआ था पहले, और फिर यूएस के बाद अब बहुत सी कंट्रीज ने जो है बकायदा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज डेवलप की हैं और लॉज डेवलप हुए हैं, बट इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर द बुक ऑफ रेचल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग 1960. So EPA develops and reforms regulations that implement environmental laws enacted by the Congress. हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, EPA डेवलप करता है regulations और जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है और गवर्नमेंट उसको देखती है, ठीक है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और it's a federal agency again responsible for conducting research and making recommendation for the prevention of work-related injuries and illness. हमारे यहाँ भी यहाँ पे इसी तरह इदारा है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हैजर्ड को देखता है, ठीक है. क्रेडिट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑफ 1970 along with ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. ओशा जो है इसे कहा जाता है OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे लॉज हैं और कहा जाता है, बल्कि जो आपके लेबर लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा, लेबर लॉज के अंदर भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी को इंक्लूड किया है और उसके अंदर भी ख्याल रखा जाता है उनके हकूक का, वो भी रिलेट करते हैं इसके साथ ही, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. सो क्लीन एयर एक्ट 1970 में आता है, comprehensive federal law that regulates air emissions from areas, stationary and mobile sources, authorizes EPA to establish national ambient air quality standards to protect public health and environment. ठीक है, मैंने आपको बताया तो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो NEQs में आते हैं कि आपके क्या नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं, और वो उससे कोई भी फैक्ट्री जो है जब वो रिलीज करती है कोई केमिकल्स एयर में, तो वो उसके जो एफिलेंट्स हैं या उसकी जो तादाद है वो विद इन दैट लिमिट होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए. तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें अगर फ्लूटेंट्स हैं तो उनकी मिकदार एक खास अमाउंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप किए, ये यूएस की हम बात करें, मैंने बताया इसी तरह जो है वो बाकी जगहों पर डेवलप होते हैं, और जो एनवायरमेंट की पॉलिसी बनती है उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट होता है उसका. Clean Water Act came in 1972, started out as a Federal Water Pollution Control Act amendment of 1972 and has been amended 9 times. होता रहा है. This act set up for structure of regulating discharges of pollutants in the US waters. हमारे यहाँ भी इसी तरह हमारा पानी का एक्ट है, और आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे जिक्र करूंगा. इनफैक्ट पाकिस्तान की सैनिटेशन पॉलिसी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं, और जब हम एनवायरमेंटल पॉलिसी पढ़ेंगे पाकिस्तान की उसमें भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के हवाले से. Includes construction of sewage plants, water quality criteria for surface waters, pollution control programs for industrial plants. Safe Drinking Water Act of 1974 established a national structure for drinking water production. और आप अगर देखें तो जितने भी आपके मिनरल वाटर्स हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इस पानी के अंदर जो है वो कितनी तादाद में मिनरल्स हैं, इसके अंदर TDS कितना है यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स कितनी है, इसकी pH कितनी है, तो वो भी हमारे पास एक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड लॉज में डेवलप हैं. और आप जो भी पानी लेते हैं मिनरल वाटर या आपके घर डिस्पेंसर है तो आप देखिएगा उस पे उनकी बॉटल पे मेंशन होता है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है. सो इट शुड फॉलो दिस सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट जो हमारे पास है. ऑथराइज EPA टू एस्टैब्लिश नेशनल इन्फोर्सेबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर कंटामिनेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर. और ये है वो एक्ट जिसकी मैंने बात की जो कि 1960 के बाद डेवलप हुआ था दुनिया में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, इसे NEPA कहा जाता है, NEPA. 1969 में ये डेवलप हुआ था, 1970 में इनेक्ट हुआ था, यानी पास हो गया था कांग्रेस से US में, और फिर वहाँ पे डेवलप हुआ था. उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसे कहा जाता है, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसे कहा जाता है, PEPA उसे कहते हैं, ठीक है. और वो हम पढ़ेंगे, उसको भी मैं आपको वो करूंगा. पाकिस्तान में पहले आया था पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, PEPO आया था, उसके बाद फिर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया. तो हम दोनों जो है ना आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. ये है वो मेन US का एक्ट, one of the first laws even written to establish the broad national framework protecting our environment. NEPA's basic policy is to ensure that all the branches of government give proper consideration to the environment prior to undertaking any major federal action that significantly affects the environment. So ये basic policy हो गई कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो देखेगी कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा जो मेजर फेडरल एक्शन दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट्स द एनवायरमेंट, उसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए, उसके लिए उसको पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से पास कराएंगे वो, तो वो होगा, वो पास होगा. तो ये एनवायरमेंट एक्ट आगे डेवलप हो गया कि कोई भी चीज जो है इट हैज टू गो थ्रू अ सर्टेन स्क्रूटनी बिफोर डेवलपमेंट. जो है वो गवर्नमेंट ज़्यादा उसको देखेगी, और अगर वो देखेगी कि एनवायरमेंट और उसका इम्पैक्ट्स कम है देन इट विल गो. अगर उससे ज़्यादा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं तो ऑल्टरनेटिव्स पे काम होगा या मिटिगेशन पे काम होगा, या और भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कोई भी चीज जो है जो कि बड़े लेवल पे एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है, इट हैज टू हैव फर्स्ट अप्रूवल। तो ये जो एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट था, ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब फ्यूचर में इसके बाद कोई भी डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है वो अप्रूव किए बगैर फ्रॉम द ईपीए, आपकी जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, अगर उसको अप्रूव नहीं करेगी इस एक्ट के थ्रू, तो वो प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। यानी उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट की जो है उसको लगाने के लिए आपको यू हैव टू गेट अप्रूवल, एंड देयरफॉर उसमें सारे एनवायरमेंट के पैरामीटर्स को देखा जाता है। फेडरल इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड एक्ट जो है वो भी फिर इसके बाद आया 1996 में। फिफ्रा प्रोवाइड्स फेडरल कंट्रोल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड एनवायरमेंट को बहुत डैमेज करती है, तो कितना होना चाहिए उसको हम देखते हैं। गिव्स EPA authority to conduct research on pesticide usage, requires users to register when purchasing pesticides. All pesticides must be registered with EPA और रजिस्टर्ड होती हैं। पेस्टिसाइड मस्ट बी प्रॉपर्ली लेबल्ड, कि कौन से केमिकल्स हैं, क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से एनवायरमेंट के अंदर मूव करेगी। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम ये देखते हैं, हम इनको इन चीज़ों को हम देखेंगे और हम इस पर बात करेंगे। जी, तो मैंने बात किया पेस्टिसाइड के हवाले से, जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और देखा जाता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट, EPA tracks around 75,000 industrial chemicals currently produced or imported in USA। पाकिस्तान में भी जो होती है EPA उसको बकायदा देखता है कि कौन से केमिकल्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। मैंने अभी लास्ट ईयर काम किया था पंजाब के ऊपर मर्करी के हवाले से, जिसको पारा भी कहते हैं, जो थर्मामीटर में होता है, ब्रीथिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो वो उस हवाले से कितना पाकिस्तान में पारा है, कितना आता है, कहाँ इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद क्या उसके डिस्पोजल का किस तरह डिस्पोजल होता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है उसका भी कंट्रोल एक्ट 1976 में आया। और हमारे यहाँ भी देखा जाता है कि कितना केमिकल्स कौन से आ रहे हैं, कौन से इम्पोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह मैंने बताया यूएसए में बात हुई थी, पाकिस्तान में भी हम बात करेंगे आगे। EPA repeatedly screens these chemicals and can require reporting of testing of those that may pose environmental or human health hazards। बकायदा देखते हैं कि कौन से हैं। ये जो नया कोई केमिकल लेबोरेटरी में बनाया है, हो सकता है कोई क्लीनिंग डिटर्जेंट हो सकता है कोई किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता हो, लेकिन अगर वो हैजर्डियस है तो बकायदा देखा जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंट्रोल एक्ट है जो इसको बकायदा देखता है। EPA can ban the manufacture and import of those chemicals that pose an unreasonable risk, और बकायदा उसको वो रोक नहीं सकते। Comprehensive Environmental Response and Compensation Liability Act provides a federal super fund to clean up uncontrolled or abandoned hazardous waste sites as well as accident spills or other emergency release of pollutants and contaminants into the environment। जो कि एक फंड होता है जो जनरेट करता है। ये यूएस में है, अभी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये एनवायरमेंट पॉलिसी का हिस्सा था यूएस की, तो वहाँ पे है ये एनवायरमेंटल रिस्पांस एंड कंपेंसेशन लायबिलिटी एक्ट जो है, वहाँ पे 1980 में आया था कि वो सुपर फंड उनके पास है जो क्लीन करता है अनकंट्रोल या कोई अगर स्पिल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके हवाले से। EPA has the power to seek out potential responsible parties for any release and assure their cooperation in cleanup। और अगर कोई चीज कहते हैं, अमेरिका में काफी हैजर्ड्स होते रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा आपको। वहाँ पे ऑयल टैंकर जो था वो अलास्का के पास जो था वो लीक हो गया था, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। इस तरह और भी बहुत से एनवायरमेंट के डिजास्टर हुए, तो उस हवाले से फिर ये उन्होंने डेवलप किया था बाद में कंप्रेहेंसिव एनवायरमेंटल रिस्पांस एंड कंपनसेशन लायबिलिटी एक्ट, के सुपर फंड हमारे पास हो जो क्लीन अप के लिए हेल्प आउट कर सके। रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, ये सारे एक्ट्स जो हैं, जो कानून हैं, ये पॉलिसी की वजह से आती है। सो फर्स्ट यू हैव अ पॉलिसी एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ अ पॉलिसी आप कवानीन बनाते हैं। फिर जब कानून बन जाते हैं फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और फिर उनको फॉलो किया जाता है, और इस तरह से फिर आप अपनी इन्वायरमेंट पॉलिसी के ऊपर कारामद होते हैं या अपनी पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं। सो ये बेसिकली पॉलिसी का जो मकसद होता है वो ये होता है कि ऐसे कवानीन बन जाएं जिनको बाद में फॉलो किया जाए और जो आपके इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए हेल्पफुल हो। सो EPA कंट्रोल हैजर्डियस वेस्ट फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव वेरी इंपॉर्टेंट, हम यूज करते हैं कि पंगूड़े से कबर तक, दिस यानी हर किस्म के वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हैजर्डियस। दिस इंक्लूड्स जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल ऑफ हैजर्डियस वेस्ट, कैसे बनते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या उनका स्टार्टिंग टू एंड लाइफ। Addressing environmental problems from underground storage tanks contaminating petroleum and other hazardous substances also focuses only on active and future facilities and does not address abandoned historical sites। और उनको भी वो उनको एड्रेस नहीं, does not address जो historical sites होती हैं, लेकिन फ्यूचर फैसिलिटीज जो हैं उनको फोकस करता है कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई केमिकल है या वहाँ पे कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे कोई प्लांट है जहाँ पे हैजर्डियस केमिकल्स बन रही हैं या कोई काम उस पर हो रहा है। सो दिस इज इट। और ये आखिरी एक्ट है, endangered species Act of 1973 provides a program for the conservation of threatened and endangered plants, animals and the habitats in which they are found। So उनके एक्ट जो था कि जो endangered species हैं, पाकिस्तान में भी इस पे काफी काम हुआ है। हमारे पास बहुत सी endangered हैं, कई threatened हैं, कई near
सर्टेन हैं, कुछ एक्सटेंट हो चुकी हैं, तो एक्सटेंट तो होती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट जो है वो प्रिजर्व करता है स्पीशीज को, जो एनिमल और प्लांट्स हैं, कि अगर वो नापैद हो रहे हैं तो उनकी बका के लिए काम किया जाए कि उनको नापैद होने से रोका जा सके। So US Fish and Wildlife Service maintains the list of 32 endangered species, 190 certain species जो हैं वो हमारे पास प्लांट्स की और एनिमल्स की। यूएस की एग्जांपल है, मैं आपको पाकिस्तान की शेयर करूंगा, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कन्वेंशन पाकिस्तान का सीबीडी, पाकिस्तान का जो है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो पाकिस्तान का है, बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। सीबीडी है कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, जिसके नतीजे में बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बने थे। पाकिस्तान का है बीएपी, बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान ऑफ पाकिस्तान। उसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितनी स्पीशीज हैं और किस तरह से उनकी कंजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है। सो ये था पॉलिसी के हवाले से, नॉर्मल पॉलिसी के हवाले से एक इंट्रोडक्शन कि पॉलिसी क्या है और पॉलिसी के नतीजे में कौन से एक्ट्स आते हैं और किस तरह उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंशाल्लाह डिटेल में फिर हम अगली दफ़ा पाकिस्तान की पॉलिसी पढ़ेंगे एनवायरनमेंट की, और पाकिस्तान की एनवायरनमेंट पॉलिसी के बाद फिर हम जो है वो बाकी उसके जो कंपोनेंट्स उनको देखेंगे और स्टडी करेंगे। सो दिस इज इट एंड ऑल द बेस्ट।